लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। और एनिमल्स में जो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स का। तो खास करके अगर ह्यूमन बींग्स का देखा जाए तो हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसका एक अलग नाम दिया गया है। सारे एनिमल्स में लगभग कहते हैं द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल्स इज मेनली नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन करता है। हम लोग बाकी के एनिमल्स में किस तरह से होता है सर्कुलेटरी सिस्टम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ह्यूमन का बात किया जाए तो ह्यूमन में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब कि जिनमें ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, डायरेक्ट जो सेल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें ब्लड फ्लो करता है। अगर ह्यूमन का बात किया जाए तो ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज नोन एज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसको हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यह जो है इसमें जो ब्लड फ्लो करता है यह ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है। तो अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का देखा जाए कि क्या क्या टाइप है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, व्हाट आर द वेरियस ऑर्गन्स, टाइप करना उचित नहीं रहेगा यहाँ पर, किसका क्या क्या पार्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ह्यूमंस में। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को तीन पार्ट में या तीन ऑर्गन में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो होता है दैट इज नोन एज द ब्लड। द फर्स्ट वन इज द ब्लड। जो सेकेंड हम लोग को जानना है वो जानना है ब्लड वेसल्स। The second component of circulatory system is blood vessels. And the third component of our circulatory system is the central pumping organ known as heart. So there are three components of circulatory system in animals generally. And we are talking about humans only. So there are three components of circulatory system in humans: blood, blood vessels and heart. हम लोग एक एक करके अब सबके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहला हम लोग को जानना है ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में हम लोग को 9th क्लास में ही पढ़ना था कि ब्लड जो होता है यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके जैसा एक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हुआ करता था जिसको लिम्फ बोलते थे, उसके बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम ब्लड के बारे में अभी बात करें तो ब्लड इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड इसलिए क्योंकि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, फ्लो कर सकता है। और कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि यह हमारे वेरियस ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कह रहे हैं। तो इसको बोला गया है कि यह जो है यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। इसके बाद हम लोग को आगे जानना है कि ब्लड में और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का बात किया जाए तो ब्लड में टोटल दो तरीके के कंपोनेंट्स है मेनली जनरली। एक ब्लड का कंपोनेंट जो है जो लिक्विड वाला पार्ट है वो कहलाता है दैट इज नोन एज प्लाज्मा। जो हमारे ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा। And the second one is the second component is called corpuscles or formed elements. Corpuscles or formed elements. This is the second part, second component of blood.
there are two type of components. So plasma is generally the liquid component and it consists of about 55% of the blood. यह जो है लगभग 55%, 55% जो ब्लड का हमारा पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा है। बाकी के अगर देखे जाएं तो बाकी के बच गए 45%। तो बाकी के 45% जो बच गए हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं। सो दो तरीके के कंपोनेंट हम बतलाएं ब्लड में, एक प्लाज्मा और दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का अगर बात किया जाए तो इसमें अभी हम आपको बतलाएं कि इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। सो 90 to 95% कह लीजिए, एवरेज निकालिए तो 90 to 92%, 90% से लेके लगभग 90 to 95% तक जो इसमें है, इट कंसिस्ट्स ऑफ वाटर। यह सिर्फ बना हुआ है किस चीज से, तो वाटर से। यानी कि 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज जस्ट वाटर। हम अगर ब्लड का 55% निकालें और 55 का अगर हम 90% भी निकालें तो 55 का 90% लगभग हो जा रहा है 45%। यानी कि हमारा ब्लड जो है उसका लगभग 45% हिस्सा, यानी कि लगभग आधा, दैट्स वाटर ओनली, वो तो सिर्फ पानी है। और बाकी के इसमें और क्या क्या चीज होते हैं, द रेस्ट कंपोनेंट में अगर बात किया जाए, द रेस्ट कंपोनेंट कंटेन्स, रेस्ट कंपोनेंट में और क्या क्या है, तो बाकी के 8 से 10% जो बच गए, 8 से 10% में क्या क्या आएंगे, तो इट कंटेन्स वेरियस मटेरियल्स लाइक फूड मटेरियल्स, इसमें ग्लूकोज रह सकता है, प्रोटीन रह सकता है, इसमें इट कंटेन्स प्रोटीन्स, ग्लूकोज, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा मिनरल्स हो सकता है, इन सब के अलावा हार्मोन्स हो सकता है। मतलब जो जो चीज वाटर में डिजोल्व होने वाला है वो सब चीज यहाँ पर वाटर जो है उसको डिजोल्व करके रखे हुए होगा। प्रोटीन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट सबको जो प्लाज्मा जो है अपने अंदर डिजोल्व्ड रखता है। अब अगर हमको समझना होगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा का क्या रोल है हमारे बॉडी में, तो अभी हम लोग जाने कि वो प्लाज्मा ही है जो कि ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। तो अगर ब्लड को फ्लो कराना है, एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कराना है, तो ब्लड को एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कराने वाला जो है दैट इज प्लाज्मा, वो तो प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा ही ब्लड को एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स थे, प्रोटीन था, मिनरल था, हार्मोन्स थे, उन सबको डिजोल्व करके रखता है। ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा, वो सब डिजोल्व्ड हैं। प्रोटीन्स, मिनरल्स, हार्मोन से सारे जो हैं प्लाज्मा में ही मौजूद हैं, प्लाज्मा में ही डिजोल्व्ड हैं। और तीसरा एक और पॉइंट इसमें क्या बोला जा सकता है कि ब्लड का जो एक और कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसमें जो भी पार्ट रहा होगा, उसमें जो भी पार्टिकल रहा होगा, वो सारा कॉर्पसल्स भी प्लाज्मा में ही एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब अगर वो हल्का रहेगा तो धंस जाएगा उसमें, या फ्लोट करता रहेगा, जो भी है, या तो फ्लोट करते रहेगा या तो एम्बेड हो जाएगा। तो यानी कि बाकी के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो प्लाज्मा में एम्बेडेड होते हैं, या तो फ्लोट कर रहे होते हैं, या तो फ्लोट कर रहे होते हैं, या तो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेड करना मतलब किसी चीज में धंसा हुआ रहना। सो ये सारा फंक्शन हो गया प्लाज्मा का। प्लाज्मा जो है यह एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ब्लड को। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज वगैरह, सबको अपने अंदर डिजोल्व करके रखे हुए हैं। और इसके अलावा बाकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, उन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को भी
या तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स उसमें फ्लोट किया कर रहे हैं या तो उसमें एम्बेडेड है। तो ये था ब्लड का पहला कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। जो दूसरा कंपोनेंट है ब्लड का जिसको कॉर्पसल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स एंड ये कितना परसेंट है हमारे ब्लड का, तो लगभग 45% है ब्लड में। 45% ऑफ ब्लड जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है या कॉर्पसल्स है, जो कि 3 टाइप के हो सकते हैं। दिस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या इनका 3 टाइप है जी? तो इसमें जो सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज नोन एज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसको या तो हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या इसी को बोला गया है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, सेल्स या कॉर्पसल्स। ये है पहला आरबीसी, द फर्स्ट वन। दूसरा जो हम लोग को जानना था वो जानना है डब्ल्यूबीसी। वी ऑलरेडी नो फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और तीसरा जो जानना है हमको वो जानना है प्लेटलेट्स। द थर्ड वन इज द प्लेटलेट्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। ये 3 तरह के सेल्स कहिए या कॉर्पसल्स कहिए या फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहिए हमारे मौजूद है ब्लड में। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में थोड़ा और डिटेल चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग चल रहे हैं आरबीसीज के बारे में, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। अगर रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स को देखा जाए तो अच्छा, इसका एक और नाम दिया गया है। नाम आपको 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसका एक और नाम दिया गया है एरिथ्रोसाइट्स। These are also known as एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को ही हम और किस नाम से जान रहे हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इनका जो शेप होता है जनरली राउंड होता है या ओवल शेप होता है। कुछ मैमल्स में यह जो है विदाउट न्यूक्लियस भी रहते हैं, मतलब कि इन सम ऑफ द मैमल्स आरबीसी के अंदर हो सकता है कि न्यूक्लियस ही ना रहे, आरबीसी बिना न्यूक्लियस का भी हो सकता है और तब उनका शेप बाई कनकेव हो जाता है। डबल कनकेव मतलब लगभग ओवल के जैसा ही रहता है। इसके बारे में जानना है कि इनका नाम रेड ब्लड सेल्स इसलिए है क्योंकि इसमें एक आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ने के दौरान पढ़े हैं, एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। दिस इज एन आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट ड्यू टू विच द कलर ऑफ आरबीसीज इज रेड। आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का जो कलर है वो रेड होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक पिगमेंट है जिसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कहा गया है जिसको। एंड इफ यू रिमेम्बर कि हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन था वो था कि इट एक्ट्स एज कैरियर फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता था। तो अगर आरबीसी का भी फंक्शन पूछा जाए दैट विल बी सेम जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन, वह भी हीमोग्लोबिन के जैसा ही हो जाएगा। इसका भी फंक्शन कि जो फंक्शन रहेगा हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन ही तो है आरबीसी का मेन कंपोनेंट। इसके बाद जानना है कि आरबीसी बनता कहाँ पर है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो अगर एडल्ट्स में देखा जाए तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है यानी कि इसका जो बर्थ प्लेस होता है, द बर्थ प्लेस ऑफ आरबीसी इज जनरली द बोन मैरो और द रेड बोन मैरो। ये बोन मैरो होता है। बोन मैरो जिसके बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ के भी आए हैं जी,
कि बोन के अंदर जो फ्लूइड या लिक्विड जैसा मौजूद होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, तो यही बोन मैरो में बनता है हमारा आरबीसी या दूसरे भी जो ब्लड सेल्स हैं वहीं पर जनरली बनते हैं। तो इसका बर्थ प्लेस कहा गया है बोन मैरो को, या कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है रेड बोन मैरो। तो बोन मैरो या रेड बोन मैरो जो है इसका बर्थ प्लेस कहलाता है। और जब ये डाई करता है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन जो है, इसका जीवन काल कि कितने दिन तक ही जिंदा रह सकता है, लिविंग रह सकता है एक आरबीसी, तो इसका मैक्सिमम जो होता है 4 मंथ्स यानी कि लगभग 120 डेज होता है। लगभग 4 महीने जिंदा रह पाता है आरबीसी, यानी कि इसका लाइफ स्पैन लगभग होता है 120 दिनों का। तो जब ये डाई करता है तो डाई करके पहुंचता कहाँ पर है, यानी कि इसका कब्रिस्तान कहाँ पर है, स्मशान घाट कहाँ पर है, ग्रेवयार्ड कहाँ पर है, ये कहाँ पहुंचता है डाई करने के बाद। तब एक ऑर्गन आप पढ़े होंगे, एक ऑर्गन था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका नाम देखे होंगे जिसका नाम था स्प्लीन। तो जेनरली मिलता है बुक्स में कि ग्रेवयार्ड जो है आरबीसीज का दैट इज स्प्लीन, बट इन सम ऑफ द बुक्स कहीं कहीं पर इसको में आपको लीवर का नाम भी दिख सकता है, यानी कि लीवर को भी आप बोल सकते हैं, या जेनरली माना गया है किसको, तो स्प्लीन को। हम लोग दोनों ही पढ़ लेते हैं कि लीवर और स्प्लीन जो है एक कहलाता है ग्रेवयार्ड। किसका ग्रेवयार्ड कहलाता है, तो आरबीसी का। ग्रेवयार्ड कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रेवयार्ड कहने का मतलब हुआ कि आरबीसी जब डाई करता है तो कहां पर पहुंचता है, यानी कि उसका कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान या श्मशान घाट जो कहते हैं जिसको हम लोग, तो यानी कि उसका होता है, उस ऑर्गन का नाम है स्प्लीन। सो ये था आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होता है, कैसा होता है। आरबीसी का फंक्शन जो रहेगा वो रहेगा जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या, तो यह जो है कैरी करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, इट एक्ट्स एज कैरियर। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो जानना है वो जानना है किसके बारे में, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में। द सेकेंड वी हैव टू लर्न अबाउट डब्ल्यूबीसीज, जिनको बोला गया है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अच्छा, इसका नाम में आया है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसका मतलब हुआ कि इसमें हीमोग्लोबिन होता होगा कि नहीं, तो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उसी की वजह से तो यह कलरलेस रहता है या व्हाइट रहता है, इसमें हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस नहीं है। और इसका एक और नाम दिया गया है, WBCs are also known as ल्यूकोसाइट्स। WBC को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला गया है ल्यूकोसाइट्स के नाम से। ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है WBC को। WBC का अगर आपको फंक्शन समझना है तो पहले अगर इसका शेप का बात किया जाए, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द शेप ऑफ WBC, तो इसका जो शेप होता है वो बोला गया है कि अमीबोइड शेप होता है। अमीबोइड शेप कहने का मतलब क्या हुआ कि अमीबा के जैसा शेप होता है इसका। जैसे अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है, वैसे ही WBC का भी शेप फिक्स नहीं होता है। तो इसका फायदा मिलता है हमको, क्या फायदा मिलता है इसका शेप फिक्स नहीं होने का, कि WBC जो है यह हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स फॉर्म करता है। एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स। एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स किसको बोलते हैं, तो इसी को बोला गया है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं। यह हमको बचाते हैं, किससे बचाते हैं, तो प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हार्मफुल पैथोजेंस से। पैथोजेंस कहने का मतलब एंटीजेंस, मतलब जो हार्मफुल जो
पैथोजेंस कहिए या एंटीजेंस कहिए, पैथोजेन से एंटीजेंस क्या होते हैं, तो यह हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उनसे फाइट करता है हमारा एंटीबॉडीज है, एंटीबायोटिक्स। और यही एंटीबायोटिक्स आप शायद कभी दवा लेने जाते होंगे कोई बीमारी का, तो अक्सर डॉक्टर हमको सजेस्ट करता है, वहां पर एडवाइस देता है कि आप एक साथ में एंटीबायोटिक्स ले लीजिए। तो वही एंटीबायोटिक्स है जो कभी कभी हमारा बॉडी कमजोर पड़ने लगता है, हारने लगता है पैथोजेन से, तब हमको बाहर से लेना पड़ जाता है दवा के रूप में। जनरली वो एंटीबायोटिक्स हमारा बॉडी बनाता है, हमारा डब्ल्यूबीसी बनाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग है, तो इम्यून सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा सिस्टम जो कि हमको बचाता है डिजीजेज से, जो डिजीजेज के अगेंस्ट फाइट करता है, उस सिस्टम को बोला गया है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। तो अभी हम इसका बोले थे कि डब्ल्यूबीसी का शेप फिक्स नहीं होता है, अमीबोइड शेप होता है, इरेगुलर शेप का होता है। तो इससे क्या फायदा इसको मिला कि डब्ल्यूबीसी को तुरंत पहुंचना है साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, जहां पे अटैक कर दिया कोई पैथोजेन, उसी को हम बोल रहे हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचना है डब्ल्यूबीसी को तुरंत। तो उसमें डब्ल्यूबीसी को पहुंचने के दौरान हो सकता है उसको सेल्स के बीच में ज्यादा जगह ना मिल पाए जाने के लिए, तो चूंकि उसका शेप इरेगुलर है, तो आसानी से उस कम स्पेस में भी अपना शेप को चेंज करके जा सकता है। जस्ट लाइक टार्जन दी वंडर कार। टार्जन दी वंडर कार में आप अगर मूवी देखे हैं तो देखे होंगे, उसमें जो कार है अपना शेप चेंज करके दो कार्स के बीच से निकल जाता है, दो ट्रक्स के बीच से निकल जाता है। तो वैसा ही जो है डब्ल्यूबीसी अपना शेप चेंज करके निकल जाएगा, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे ही तुरंत पहुंच जाएगा। और जितना जल्दी पहुंचेगा उतना जल्दी वो पैथोजेन से, एंटीजेन से फाइट कर पाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम को उतना काबिल बना पाएगा कि उससे लड़ सके, पैथोजेन से जीत सके, लड़के हमको डिजीज नहीं होने देगा। इसका जो लाइफ स्पेन होता है, इसका लाइफ स्पेन जो होता है बहुत ही कम दिन का होता है। और मतलब मैक्सिमम माना गया है कि अ वीक, मतलब लगभग एक सप्ताह, 7 दिन, लगभग 7 दिन। और ऐसे भी जान रहे हैं कि हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं, सोल्जर का कौन भरोसा, कहाँ पर शहीद होना पड़ जाए उनको, तो उनका लाइफ का कोई भरोसा नहीं है भाई। सो इनका जो लाइफ स्पैन है थोड़ा शॉर्ट पीरियड का होता है, थोड़े कम समय का होता है डब्ल्यूबीसी का, जिनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये था डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को जो जानना है वो जानना है जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का तीसरा कंपोनेंट था। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का जो तीसरा कंपोनेंट था वो कहलाता है प्लेटलेट्स। द थर्ड वन इज नोन एज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है जरा समझिएगा। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं? सो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स को बोला गया है कि प्लेटलेट्स जो है इट कंटेन्स क्लॉटिंग एलिमेंट्स। क्लॉटिंग या कोआगुलेशन, क्लॉटिंग या कोआगुलेशन एलिमेंट कंटेन करता है, इसमें मौजूद रहता है। एक ऐसा प्रोटीन इसमें मौजूद रहता है प्लेटलेट्स में जो कि ब्लड को क्लॉट करवाता है। क्लॉट करवाना मतलब क्या होता है? तो क्लॉट करवाना मतलब खून का जम जाना। हम लोग देखे हैं कि अगर कभी हमको ब्लीडिंग हो, कभी कोई इंजुरी हो जाए, और इंजुरी के दौरान कभी अगर ब्लीडिंग होने लगे, तो ब्लीडिंग होने के बाद थोड़े देर के बाद जो ब्लड है हमारा जमने लग जाता है, क्लॉट करने लग जाता है। तो ब्लीडिंग के दौरान जो ब्लड जम रहा है, क्लॉट कर रहा है, कोआगुलेट कर रहा है, ये किसकी वजह से करता है? तो प्लेटलेट्स की वजह से, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जी कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा
if there is lack of platelets in the blood of a person, अगर किसी पर्सन के ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, जैसे कि हम खुद का अपना एग्जांपल लेते हैं, सो माय ब्लड लैक्स ऑफ प्लेटलेट्स, मेरा ब्लड में प्लेटलेट की कमी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है? तो हमको ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ जाता है कि जब भी ब्लीडिंग हो, जब भी कोई इंजरी के दौरान ब्लीडिंग होने लगता है, द ब्लड डजंट क्लॉट वेरी इजीली, जितना आसानी से ब्लड को क्लॉट कर जाना चाहिए उतना आसानी से ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, और अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, खून जमेगा नहीं, देन कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होता रहेगा, इट विल कॉज ब्लड लॉस इन द बॉडी, बॉडी में हमारा ब्लड लॉस करवा देगा। तो ये था प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि क्लॉटिंग या कोआगुलेशन में मदद करता है, ब्लड को जमने में मदद करता है, और ब्लीडिंग के दौरान जब भी इंजरी हो, उस दौरान जब ब्लीडिंग हो रहा हो, उस दौरान ब्लड के फ्लो को रोकता है, वहां पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है आसपास का प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से ब्लीडिंग थोड़ा स्लो हो जाता है और धीरे धीरे करके रुक जाता है, और उस दौरान हमारा ब्लड प्रेशर भी स्लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी स्लो करने का एक मैसेज आता है कि ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से स्लो हो जाए, और जब ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है तो लेस ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी में पहुंचने लगता है, उस दौरान वीकनेस भी फील होने लगता है ब्लीडिंग के दौरान, इन सब वजहों से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेटलेट्स। इसके बाद हम लोग को जानना है कि फॉर्म्ड एलिमेंट या कॉर्पस का जो फॉर्म्ड एलिमेंट तो पढ़ लिए तीनों टाइप। इसके बाद हम लोग को जानना है कि जो दूसरा कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड वेसल्स। तीन कंपोनेंट था, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो हम लोग पढ़े ब्लड के बारे में, दूसरा जानना है ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स क्या हैं। तो ब्लड वेसल्स को जस्ट वैसे ही कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे घर में पानी को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह मोटर के पानी को पाइप लगा हुआ है, बस वही ब्लड वेसल्स है। तो हम लोग ब्लड वेसल्स कहने का मतलब कि द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, द पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज ब्लड throughout the body, that is they are said to be blood vessels। वही जो है ब्लड वेसल्स कहला रहे हैं, जो ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो जेनरली तीन टाइप के माने गए हैं। सबसे पहला टाइप का जो ब्लड वेसल है उसको कहा गया है वेन्स। दूसरा जो है वो है आर्टरीज, and the third one is corpuscles। तो ये तीन तरह के ब्लड वेसल, कॉर्पसल्स नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, they are said to be capillaries। the third one is capillaries। so there are three types of blood vessels: veins, arteries and capillaries। इसमें हम लोग कैपिलरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कैपिलरीज और ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वेन्स एंड आर्टरीज। आर्टरीज और वेन्स का कनेक्टिंग लिंक है। हम लोग को जो एग्जाम में मेनली आता है या ज्यादातर जो डिटेल में पढ़ना है वो आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ना है कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, किनको कहा गया है। तो जरा समझिएगा कि आर्टरीज किसको कहते हैं और वेन्स किसको कहते हैं। आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंशिएशन भी सीखिएगा जी। आर्टरीज और वेन्स किसको कहा गया है? आर्टरीज को डिफाइन किया गया है कि वैसे ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल्स विच मर्ज इनटू हार्ट, जो हार्ट में जाके मर्ज होते हैं, जो हार्ट की तरफ जा रहे हैं ब्लड को लेकर के, उन ब्लड वेसल्स को कहा गया है वेन्स। मतलब कि ये जा करके हार्ट में मिल जाएगा, लास्टली हार्ट में जाके मर्ज हो जाएगा ब्लड वेसल, जो उसी को हम लोग बोलते हैं वेन्स। ये पहला हो गया वेन्स के बारे में पॉइंट। दूसरा जानना है हमको आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज जस्ट अपोजिट है वेन्स के।
आर्टरीज को कहा गया है कि दीज आर द ब्लड वेसल्स विच इमर्ज फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से क्या होते हो, तो इमर्ज होते हो। वैसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से इमर्ज होते हो, जो हार्ट से बाहर आ रहे हो, हार्ट के तरफ से निकल रहे हो, उनको कहा गया है आर्टरीज, वो आर्टरीज है। तो पहला हम लोग पढ़ें कि वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच मर्ज इनटू हार्ट एंड आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच इमर्ज फ्रॉम हार्ट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग को जानना है कि वेन्स जेनरली कैरी इम्प्योर ब्लड। वेन्स जो हैं जेनरली कैरी करते हैं इम्प्योर ब्लड को। इम्प्योर ब्लड बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं है, उसी को हम लोग इस टॉपिक में इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। तो यह जो वेन्स जो हैं जनरली कैरी करते हैं कैसे ब्लड को, तो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वैसे ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं होता है। एक एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में कौन है इसका, तो वो है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो हैं बस एक एक्सेप्शनल हैं, जो कि वेन्स होते हुए भी इम्प्योर ब्लड को न कैरी करके प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। अगर आपको रेस्पिरेशन टॉपिक से पल्मोनरी याद होगा तो हम आपको बतलाए थे कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है उसको पल्मोनरी सिस्टम कहा जाता है। पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स, क्योंकि लंग्स से हम लोग रेस्पायर करते हैं। यहाँ पर भी जो वेन्स लंग्स से जुड़ा हुआ होगा उसको पल्मोनरी वेन्स कहा गया है। और लंग्स से जुड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स वो जो वेन है वो कैसा ब्लड को लेके आता है उधर से, तो प्योर ब्लड को लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, क्योंकि लंग्स तो ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। तो यह जो है वेन्स का काम था मेनली इम्प्योर ब्लड को कैरी करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन एकमात्र एक्सेप्शन मिलेगा कौन सा, तो पल्मोनरी वेन्स। उसी प्रकार से अगर हम आर्टरीज का बात करें तो आर्टरीज जो हैं दे जेनरली कैरी प्योर ब्लड। वो जेनरली प्योर ब्लड को, या जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं कौन, तो आर्टरीज। इनका भी वही एक्सेप्शन है जी। इनका भी अगर एक्सेप्शन देखा जाए तो एक्सेप्शन में कौन है, तो पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज किसको बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज बोला जाएगा वैसे आर्टरीज को जो कि जुड़े हुए होंगे लंग्स से, जो लंग्स तक ब्लड को ले जाते होंगे हार्ट से, क्योंकि हार्ट से ही बाहर निकलता आर्टरीज है तो। और पल्मोनरी का मतलब ही बताएं हम कि रिलेटेड टू लंग्स या लंग्स, तो लंग्स तक ले जाता होगा ब्लड को। अब लंग्स तक ब्लड को ही अगर ले जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज, तो लंग्स में क्यों ले जा रहा होगा, प्यूरिफाई होने के लिए। प्यूरिफाई होने के लिए ले जा रहा है, ऑक्सीजन मिक्स करवाने के लिए ले जा रहा है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं है, इम्प्योर है अभी। तो जेनरली जो है आर्टरीज कैरी करते हैं प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक्सेप्शन में कौन है, किसको छोड़ करके, तो पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ करके। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस है वेन्स में और आर्टरीज में, फिर से हम लोग कॉलन बना लेते हैं वेन्स का और आर्टरीज का। तो आर्टरीज और वेन्स में अगला जो डिफरेंस है कि वेन्स में ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो कम होता है, क्योंकि पूरे बॉडी से ब्लड लौट रहा होता है वेन्स के थ्रू हार्ट में, मर्ज करता है के हार्ट में। तो इसमें जो है ब्लड का जो प्रेशर रहेगा वो लो रहेगा, ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो लो रहेगा, किसमें, वेन्स में। और यही अगर आर्टरीज में देखा जाएगा तो इसमें ब्लड का प्रेशर हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि हार्ट पंप किया होगा ना, क्योंकि हार्ट से ही मर्ज कर रहे हैं ब्लड वेसल्स, तो हार्ट पंप करके ब्लड को भेजा होगा, तो ब्लड का प्रेशर हाई रहा होगा। ये अगला डिफरेंस हो गया।
और अगर इसमें ब्लड का प्रेशर लो है वेन्स में, तो ब्लड कोई भी तो चांस है कि जब वेन्स में ब्लड फ्लो कर रहा हो हो सकता है कि वो बैक फ्लो होने लगे, वापस लौट जाने लगे। तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो वेन्स में, उसमें वेन्स में जगह जगह पर वल्व्स मौजूद होते हैं, वल्व्स लगे हुए होते हैं। वल्व्स जो कि वन वे होता है, जो कि जाने तो देता है लेकिन उधर से आने नहीं देता है। यानी कि वेन्स में वल्व्स पाए जाते हैं जो कि बैक फ्लो को रोक सकें, जबकि आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर तो पहले से ही हाई है, और जब ब्लड का प्रेशर हाई है तो इसमें इसको वल्व्स का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कभी भी ब्लड बैक फ्लो नहीं करेगा। इसके बाद है कि अगर इसमें ब्लड का प्रेशर हाई था, आर्टरीज में अभी हम लोग पढ़े कि ब्लड का प्रेशर हाई था, तो इसके जो वॉल्स रहेंगे, जो इसका आर्टरीज का जो वॉल्स रहेगा, ये जो वॉल्स रहेगा थोड़ा सा थिक रहेगा। क्यों थिक रहेगा? ताकि ये जो प्रेशर है उसको टोलरेट कर सके। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड उसमें हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहा है, तो उस प्रेशर को टोलरेट भी तो, बर्दाश्त भी तो उसको करना है, तो उसके कारण इसमें थिक वॉल्स होते हैं। जबकि इसका ऐसा नहीं है जी, इसमें ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, तो लो प्रेशर पे फ्लो कर रहा है। तो इसमें जो इसके वॉल्स होंगे वो आर्टरीज के वॉल्स के जैसा थिक ना हो करके इसके वॉल्स जो होंगे वो थीन होंगे। वेन्स के जो वॉल्स होते हैं वो थीन होते हैं, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, और जितना एरिया से ब्लड फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। जो एरिया है बीच में, जो खाली जगह, जो गैप बना पाइप के बीच में, जो खाली जगह होता है ना, जितना दूर से पानी वगैरह पार करेगा, यहाँ पर जो ब्लड वेसल वेन है इसमें से जितना दूर से ब्लड पार करेगा, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। दिस एरिया इज नोन एज ल्यूमेन। तो चूंकि इसका जो वॉल है, वेन का वॉल है थिन है, तो इसका ल्यूमेन जो है वाइडर ल्यूमेन होगा। इसका जो ल्यूमेन होगा वो वाइड होगा, जबकि इसका जो है वॉल से ही थिक है। तो अंदर जो जगह बचा ले जाने के लिए ब्लड को, जो खाली जगह जो बचा जिसको हम लोग ल्यूमेन बोल रहे हैं, वो पतला जगह बच जाएगा, क्योंकि ज्यादा जगह तो इसका वॉल्स घेर लिया है। तब हम लोग कहेंगे कि इसका जो ल्यूमेन होगा वो नैरो ल्यूमेन होगा। किसमें? तो आर्टरीज में। आर्टरीज में नैरो ल्यूमेन होता है और वेन्स में वाइड ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन किसको बोल रहे हैं? तो जो एम्प्टी स्पेस है, जितना से ब्लड पार करेगा, जो खाली जगह अंदर पाइप के अंदर जो खाली जगह होता है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल में अगर हम आपको समझाएं तो सपोज कि यह मान लिया जाए कि यह एक ब्लड वेसल है, तो इसके चारों तरफ ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है अंदर, इसके चारों तरफ जो खाली जगह है, जो ब्लैंक स्पेस है, वही कहलाएगा। यह जो हो गया इसका ल्यूमेन हो गया। दिस इज द ल्यूमेन, जो पार्ट है, जो एम्प्टी स्पेस है इसके अंदर का। तो कहने का मतलब हुआ कि वेन्स का जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है, क्योंकि उसका वॉल्स जो है, उसका वॉल्स जो था वो कैसा था? थिन था। और आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो नैरो है, क्योंकि उसका वॉल्स जो है वो थिक है। तो ये था आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस, कि आर्टरीज क्या होते हैं और वेन्स क्या होते हैं। इसके अलावा आर्टरीज आगे अगर छोटा पार्ट में अगर कभी कन्वर्ट होगा, हर एक जगह तो आर्टरी नहीं ना पहुंच पाएगा बॉडी में, तो आर्टरीज का जो छोटा पार्ट होता है उसको बोला गया है आर्ट्रियोल्स। जिस तरह से ब्रोंकाई का होता था ना ब्रोंकियोल्स, उसी तरह से आर्टरीज का होता है आर्ट्रियोल्स, और वेन्स का होता है वेनियोल्स। वेन्स का जो छोटा पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग वेनियोल्स, और आर्टरीज का जो होता है आर्ट्रियोल्स। और यही दोनों आगे चल के जुड़ते हैं, आर्टरीज और वेन्स नहीं जुड़ते हैं,
उनका छोटा पार्ट जो है, उनसे जो फाइन जो निकलता है ट्यूब, वो जुड़ते हैं एंड दे टुगेदर फॉर्म कैपिलरीज। वही जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं कैपिलरीज। यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज होंगे वो प्योर ब्लड को भी कैरी करेंगे, इम्प्योर ब्लड को भी कैरी करेंगे। ये वेरी फाइन होते हैं कैपिलरीज। ये हमारे हर एक सेल तक पहुंचे हुए हैं। हेयर, बाल से भी पतला होता है हमारा कैपिलरीज लगभग। दे आर वेरी फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स। ये था ब्लड वेसल्स के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के अलावा जो तीसरा हमारा सेंट्रल ऑर्गन जो है, जो पंपिंग ऑर्गन कहलाता है हमारे बॉडी का, दैट इज नोन एज द हार्ट। वो कहलाता है हार्ट। सो दिस इज अ डायग्राम, अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ हार्ट। सो देखिएगा, हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का अगर बात किया जाए तो हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। हार्ट का अगर बात किया जाए सो आवर हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड होते हैं। ऐसे सबके नहीं होते हैं जी, बाकी के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग पढ़े थे पीसेज या फिशेज के बारे में, मछलियों के बारे में। तो मछलियों में, फिशेज में बस 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स और एम्फीबिया का अगर बात किया जाए तो उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सिर्फ एक क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए रेप्टिलिया में, रेप्टाइल्स में, तो बाकी सारे एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड होते हैं। और बर्ड्स और मैमल्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स ही 4 चैम्बर्ड वाले हैं, और 4 चैम्बर्ड वाला एक क्रोकोडाइल होता है। तो 4 चैम्बर में, 4 चैम्बर में क्या क्या होते हैं? तो 2 ठो होता है एट्रियम, या जिसको बोलते हैं ऑरिकिल। 2 चैम्बर होता है ऑरिकिल, जो ऊपर वाला दोनों चैम्बर है। एट्रियम, जिसका प्लूरल को एट्रिया कहा गया है, या जिसको ऑरिकिल भी बोलते हैं, एट्रियम या ऑरिकिल। ये ऊपर वाला दोनों चैम्बर है, छोटा चैम्बर है। और जो नीचे का 2 चैम्बर होता है उसको बोला गया है वेंट्रिकल्स। यह है वेंट्रिकल। ये नीचे 2 चैम्बर है, 2 चैम्बर है ऑरिकिल का या एट्रियम का, और 2 चैम्बर है वेंट्रिकल्स का। ऑरिकल्स जो है 2 चैम्बर, सबके लिए हम कुछ कुछ वर्ड अभी बताते जाएंगे, ध्यान से याद रखते जाइएगा, तो अभी आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि ऊपर के 2 चैम्बर जो रहे होंगे, हम ऐसे बॉक्स में फ्लो चार्ट बना रहे हैं कि ऊपर के 2 चैम्बर जो रहे होंगे वो कहलाएंगे एट्रियम, जिसका प्लूरल होता है एट्रिया, या जिसको ऑरिकल्स बोलते हैं। और जो नीचे के 2 चैम्बर रहेंगे, जो बाकी के 2 चैम्बर्स रहेंगे नीचे वाले, वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। 4 चैम्बर हैं टोटल। ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिक, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिक, लेफ्ट एट्रियम। जो आपका जो राइट पार्ट होगा, वो फिगर का जो डायग्राम बनेगा उसका लेफ्ट पार्ट होता है। तो ये हमारा राइट हैंड से लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। इधर है लेफ्ट पार्ट और इधर है इसका राइट पार्ट। याद आपको एक और चीज रखना है कि लेफ्ट पार्ट में सिर्फ प्योर ब्लड रहता है, और राइट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड रहता है। लेफ्ट पार्ट में रहता है प्योर ब्लड, और राइट पार्ट में रहता है, सॉरी, लेफ्ट पार्ट में रहता है प्योर ब्लड और राइट पार्ट में रहता है इम्प्योर ब्लड। जो प्योर ब्लड था उसी को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो इम्प्योर ब्लड था उसी को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब आगे हम लोग को जानना है कि जो ए जो हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा हो गया राइट एट्रियम, ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारा है राइट वेंट्रिकल। टोटल 4 चैम्बर हैं। और जो वेंट्रिकल है और एट्रिया है, इसका फंक्शन समझिएगा।
एट्रिया का बस फंक्शन होता है ब्लड को रिसीव करना, ये सिर्फ ब्लड को रिसीव करेगा। तो अगर हम पूछे कि लेफ्ट वाला एट्रियम कैसा ब्लड को रिसीव करेगा, तो लेफ्ट पार्ट में सिर्फ तो प्योर ब्लड होता है, तो प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। राइट वाला एट्रियम कैसे ब्लड को रिसीव करेगा, तो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। तो ये जो हो गया, कोई बार बार मैसेज कर रहे हो जी, मैसेज मत करो, यहाँ पर स्क्रीन पे दिखने लग जा रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं नोटिफिकेशन से। सो वेंट्रिकल्स हो गया। वेंट्रिकल्स जो होता है उनका जो काम होता है, उनका बस काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना काम होता है वेंट्रिकल्स का। तो अगर पूछा जाए कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, तो प्योर ब्लड को पंप करेगा, और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, तो इम्प्योर ब्लड को पंप करेगा। तो एट्रिया का काम है ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को पंप करना। लेफ्ट साइड हमेशा कैसा ब्लड होता है, तो प्योर ब्लड होता है। राइट साइड कैसा ब्लड होता है, तो इम्प्योर ब्लड होता है। सो ये जो है, सो दिस इज